Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, and today I am going to give a lecture on group dynamics. First start with introduction. A group can be defined as aggregate of people from 2 up to n unspecified but not too large a number who associate together in a face-to-face relationship over a period of time. So, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रुप क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है. एक्चुअली जो ग्रुप होता है वो एक तरह का आपसी संबंध होता है. समूह जो है वो एक तरह का संबंध है जो सामान्य सामाजिक संबंध की तुलना में अधिक सशक्त और स्थायित्व लिए होता है. ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं. समूह को परिभाषित करते हुए रॉबिन्सन ने कहा था कि अंतःक्रियाशील और अंतराश्रित दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समुच्चय जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ साथ होते हैं वही समूह है. सो द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप रिकॉग्नाइज एंड हैव ए सर्टेन एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर ग्रुप मेंबर्स एंड हैव सम डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन from belonging to and participating in the group. Mainly जो group होते हैं there are two types of groups. Number one is formal group and second is informal group. Formal group it creates by deliberate sanction of management to meet certain official requirements. ये formal group होता है जो official requirement को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया जाता है. And informal group it is created because of the operation of social and psychological factors at workplace. तो ये मेनली दो तरह के औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह होते हैं. अब देखते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स क्या है. ग्रुप डायनामिक्स दो शब्दों के मेल से बना है, समूह और गत्यात्मकता. समूह गत्यात्मकता दो शब्दों के मेल से बना हुआ है. जस्ट एज एन इंडिविजुअल हैज ए पर्सनालिटी ए ग्रुप ऑल्सो डेवलप वॉट वी मे कॉल इट ग्रुप पर्सनालिटी विच में कैरेक्टरिस्टिक्स विथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, जैसे नंबर 1 स्पिरिट ऑफ कंफर्मिटी. इंडिविजुअल मेंबर्स soon come to realize that in the order to gain acknowledgement, admiration and respect from the others, they have to achieve a spirit of conformity. Second is respect of group values. Any working group is likely to maintain certain values and ideas which makes it different from others. In order to deal effectively with the group, we must understand its value and respect them. And third is resistant to change. It has been observed that a group generally does not take kindly to social changes. On the other hand, the group may bring about its own change, whether by dictation or of its leader or consensus. तो समूह गत्यात्मकता जो डायनामिक्स, ये इसका हिंदी रूपांतरण है गत्यात्मकता. यह डायनामिक्स जो होता है ये शब्द जो है मूलतः ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फोर्स या प्रेरक बल. तो हम कह सकते हैं कि समूह गत्यात्मकता समूह के भीतर जो वो क्रियाशील प्रेरक बलों का अध्ययन होता है या
समूहात्मकता एक ऐसी सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग छोटे समूहों में प्रत्यक्ष रूप से अंतरक्रिया करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और आता है ग्रुप प्रेजुडिस। इंडिविजुअल प्रेजुडिस ऑफ पीपल pertaining to race, caste, nationality, etc. may get further intensified while coming in contact with other members of the group holding similar prejudices. And next one is collective power. It need not to said that groups are always more powerful than individuals, but how to ever influential the individual may be. That is why individuals may find it difficult to speak out their minds in the group. तो ये जो ग्रुप होता है इसमें ग्रुप डायनेमिक्स में कुछ अलग अलग मत हैं, या जैसे हम बोलें समूहात्मकता की तकनीकों से भी कुछ संबंधित होते हैं, जैसे रोल प्लेइंग, नेतृत्व विहीन समूह भी हो सकता है, व्यवहारात्मक विश्लेषण समूह भी हो सकता है, और जौहरी विंडोज जिसको बोलते हैं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और टीम बिल्डिंग, ये सब समूहात्मकता में ही आता है। और ये जो समूहों का निर्माण कैसे होता है, उनकी संरचना, उनकी प्रक्रिया, उनकी कार्यप्रणाली किस तरह से हो, और वे व्यक्ति जो सदस्य हैं एक या दूसरे समूहों से, वो दूसरे समूहों को या अपने ही सदस्यों को वे किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये समूहात्मकता में हम पढ़ते हैं, और अभी हमने उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक समूहों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन में कितने प्रकार के समूह हो सकते हैं। तो जैसे एक प्रकार है सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स। दे आर ऑटोनोमस एंड सेल्फ रेगुलेटेड ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड टू मेक डिसीजंस, empowered to make decisions। ये सेल्फ डायरेक्टेड टीम होती है, ये ग्रुप होते हैं जो अपने आप से आत्मनियंत्रित होते हैं, और ये जो डिसीजंस बनाते हैं और ये उसके लिए कार्य करते हैं। दूसरा टाइप है क्वालिटी सर्कल। इट इज़ ए रिसेंट ग्रुप डायनामिक टेक्निक representing a significant development in the field of human relation। क्वालिटी सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट को इन फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वर्क लाइफ इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। एंड थर्ड है कमेटी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज such as standing committee, which are permanent and high empowered, advisory committee, which comprises of experts in particular field, for example a lawyer, or highly professional persons are there in this committee, and ad hoc committee which is set up for a particular purpose and after the goal is achieved it dissolve। तो ये जो कमेटी होती है एड हॉक कमेटी कुछ समय के लिए बनाई जाती है एक पर्टिकुलर पर्पस को लेकर, और जैसे ही वो पर्पस अचीव हो जाता है, वो गोल अचीव हो जाता है, पर्पस हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो ये कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। देन टास्क फोर्स। इट इज़ लाइक ए कमेटी बट यूजुअली टेम्प्रोरी। ये भी टास्क फोर्स बनाए जाते हैं, पर ये एक कमेटी का ही रूप है, लेकिन ये कैसा होता है, टेम्प्रोरी होता है। जो क्लासिफिकेशन है ग्रुप्स का वो मेनली
हम एक बार और रिपीट करेंगे, वो मेनली दो प्रकार का होगा। एक तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स जो है वो परमानेंट होता है और इसमें क्या क्या हो सकता है, कमांड ग्रुप्स हो सकता है, टास्क फोर्सेस हो सकते हैं और कमिटीज़ हो सकती हैं। जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला ग्रुप होता है फ्रेंडशिप ग्रुप और दूसरा होता है कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये दो ग्रुप्स होते हैं इसमें। उसके बाद में कुछ अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप। इनका काम क्या होता है, ये सदस्यता समूह वह समूह होता है जिसमें कोई व्यक्ति वास्तव में सदस्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे क्लब है, सहकारी समितियां हैं, श्रमिक संघ है, ये सब होते हैं। और संदर्भ समूह वो समूह होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति की पहचान होती है, जैसे कोई प्रतिष्ठित पेशेवर समूह होता है। उसी तरह से समूह के और रूप हो सकते हैं, जैसे स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स। जो लघु समूह जिसको बोलते हैं उसका आकार बहुत छोटा होता है। इसमें जो व्यक्ति हैं उनका क्लोज रिलेशनशिप होता है, वे एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं और ये एक तरह से ये ग्रुप व्यक्तिगत ग्रुप होता है। व्यक्ति जो घनिष्ठ संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं वही इस ग्रुप में रहते हैं। और दूसरा हो सकता है जो बृहद समूह होता है, इसका निर्माण बहुत सारे छोटे छोटे समूहों को मिलाकर किया जाता है और इनमें इतने घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं। इनके जो अंतर व्यक्तिगत संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ नहीं होते हैं। इसी तरह से हम और डिवाइड कर सकते हैं प्राथमिक और द्वितीयक समूह, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी समूह जो होता है वो लघु समूह का ही एक उदाहरण हो सकता है। इनके सदस्यों के मध्य घनिष्ठ संबंध होते हैं और इनका प्रत्यक्ष संप्रेषण होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहयोग भी करते हैं। और ये जो प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, इनके सदस्यों की जो मान्यताएं हैं, उनकी जो रुचियां हैं, उनका जो लक्ष्य है वो सब समान होता है, इसीलिए ये एक ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से जो हार्थोने ने अपने अध्ययन में संगठन में कार्यरत समूहों की कई विशेषताएं बताई हैं और उनमें से एक विशेषता प्राथमिक समूहों जैसी भी है। प्राथमिक समूहों की जो विशेषता है वो व्यक्ति के व्यवहार पर भारी प्रभाव डालता है, अतः विशेषताओं के प्रभाव पर वातावरणीय दशाओं व संपर्कों का असर बहुत कम या नहीं भी हो सकता है। दूसरा जो है द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप जो होता है वो तुलनात्मक रूप से प्राथमिक समूह से बड़ा होता है। यहाँ पर बहुत से प्राथमिक समूहों से ये मिलकर बनता है और इसका आकार बड़ा होता है और यहाँ पर बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है एक संगठन, कोई गांव, शहरी समुदाय, ये सब हो सकता है। इसी तरह से और दो ग्रुप के बारे में जानकारी लेते हैं, आंतरिक समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। आंतरिक समूह में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो समाज में प्रचलित मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें सामाजिक कार्यप्रणाली में प्रमुख स्थान प्राप्त होता है, जैसे किसी टीम के सदस्य या किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सदस्य, किसी बड़े परिवार के सदस्य, ये आंतरिक समूह में आते हैं। और बाह्य समूह वह समूह होता है जिसके सदस्य भविष्य में अधीनस्थ के पद को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरे समूहों के लोगों के लिए काम करते हैं, उनका प्रचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी शल्य चिकित्सक की विशेषताओं का बखान करने वाला जो व्यक्ति होता है वो शल्य चिकित्सक के साथ जुड़ना चाहता है और वहाँ पर वो बखान क्यों करता है, ताकि उस शल्य चिकित्सक को लोग जाने और उसके पास पेशेंट आए। तो ये इस प्रकार के ग्रुप का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। ग्रुप में जो विवाद होते हैं वो विवाद होना अनिवार्य है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते हैं। कितना भी
घनिष्ठ संबंध हो, फॉर्मल रिलेशन हो, इनफॉर्मल रिलेशन हो, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का होना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। ए कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज एन एक्सप्रेस्ड स्ट्रगल बिटवीन एट लीस्ट टू interdependent parties who perceive incompatible goals, scarce resources and interference from the other parties in achieving their goal. A conflict doesn't indicate that a group is disorderly, restless or rude. It is a sign that people are actively discussing issues. If a group doesn't exhibit conflict by debating ideas or questioning others, there is a very little reason for it to exist. Conflict is therefore a part of essence of a group's interaction. ग्रुप में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. लीडर्स कैन यूज कॉन्फ्लिक्ट्स एज ए मीन्स टू डिटरमाइन what is and what is not an acceptable idea, solution or प्रॉब्लम. लीडर्स इसका यूज़ कर सकते हैं और ये देखते हैं, इसको निर्धारित करने के लिए वो करते हैं कि कौन कौन से आइडियाज़ जो हैं, बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं, उनमें से कौन सा एक्सेप्ट करने योग्य है, चुनने योग्य है, या किसी प्रॉब्लम का क्या सलूशन है या क्या प्रॉब्लम है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी संगठन में जो समूह का निर्माण होता है वो समूह का निर्माण कई कारणों से होता है. और औपचारिक, जहाँ तक औपचारिक जो समूह होते हैं वो निर्माण संगठनात्मक लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए किया जाता है, और जैसे किसी समस्या का समाधान करने के लिए, किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए औपचारिक ग्रुपों का, औपचारिक समूहों का निर्माण किया जाता है. लेकिन जो अनौपचारिक ग्रुप होते हैं उनके निर्माण के बहुत सारे कारण होते हैं. अनौपचारिक समूहों का निर्माण इसलिए भी होता है कि वे अपने सदस्यों के लिए इच्छित कार्यों को निष्पादित करते हैं और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं. इसमें ट्रेड यूनियंस भी आते हैं. अब अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो उसको हैंडल कैसे करना है. हैंडलिंग ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स. द क्लाइमेट इन विच ए क्लाइमेट इज मैनेज्ड इज इम्पॉर्टेंट. किस क्लाइमेट में उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाए वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो क्लाइमेट जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाना चाहिए. इफ़ सक्सेसफुली मैनेज्ड, conflict can be constructive and strengthen relationship. यदि कॉन्फ्लिक्ट को, विवाद को सक्सेसफुली मैनेज किया जा सके तो वो कंस्ट्रक्टिव हो जाता है और बल प्रदान करता है संबंधों को बनाए रखने में. इट इज़ एसेंशियल टू प्लान कम्युनिकेशन टू फॉस्टर ए सपोर्टिव क्लाइमेट मार्क्ड बाय एम्फेसिस ऑन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कम्युनिकेट किया जाए, ऐसा संचार किया जाए जिससे कि जो क्लाइमेट है वो विवाद से रहित हो सके. जैसे उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं. प्रेजेंटिंग आइडियाज़ और ओपिनियंस. अपने आइडियाज़, ओपिनियंस रखने के लिए रखा जाए, सबके प्रेजेंट किया जाए उसको. प्रॉब्लम ओरिएंटेशन. जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम ओरिएंटेशन मीन्स कि फोकसिंग अटेंशन ऑन द टास्क. टास्क जो है, कार्य जो है, उसके ऊपर पूरा अटेंशन आपका होना चाहिए, पूरा आपका वहाँ पर विचार जो केंद्रित होना चाहिए, वहाँ पर पूरा आपका सोच विचार चिंतन आपका वहीं केंद्रित होना चाहिए. स्पॉन्टेनिटी. कम्युनिकेशन ओपनली एंड ऑनेस्टली. कम्युनिकेटिंग ओपनली एंड ऑनेस्टली मतलब कोई भी चीज़ को छुपाव अगर किया जाएगा तो वहाँ पे विवाद होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए जो भी कम्युनिकेट किया जाए वो सबके लिए हो और ईमानदारी से किया जाए.
empathy, understanding another person's thoughts. empathy means कि किसी दूसरे के जो थॉट है, अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है, उसमें कोई एक ही पर्सन अपने ही चलाता है या अपने ही विचार व्यक्त करता है, किसी दूसरे के विचारों को वहाँ पे प्राथमिकता नहीं दी जाती, तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है. इक्वलिटी, आस्किंग फॉर ओपिनियन, सबके जितने हैं समूह के सदस्य, सबका मत लेना इक्वलिटी है, समानता है, और सबको उनके विचार को प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए. नेक्स्ट, ए विलिंगनेस टू लिसन टू द आइडियाज ऑफ अदर, और ये होना चाहिए कि हम अपने विचार तो रखें लेकिन दूसरे के आइडियाज़ को, दूसरे के विचारों को भी प्राथमिकता दें, उन्हें भी सुने. कंसेंसस बिल्डिंग. कंसेंसस मीन्स overhauling agreement. Most consensus building efforts set out to achieve unanimity. Consensus required someone to frame a proposal after listening carefully to everyone's interest. इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप में, समूह में जो विवाद हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए यहाँ पर एक पर्सन सारे लोगों का, सारे जितने भी ग्रुप में सदस्य हैं, सबके विचारों को, उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को ध्यान में रखे, उनके विचारों को या वो जो चाहते हैं उसको कंपाइल करें. वंस द कंसेंसस बिल्डिंग प्रोसेस बिगिंस, मेंटर्स try to assist the parties in their effort to generate a creative resolution of differences by taking the following approaches. अगर मान लीजिए कि एक बार जो मेंटर है वो क्या करता है, सबको असिस्ट करता है, जितनी भी पार्टीज होती हैं उनको असिस्ट करता है और अपना एफर्ट लगाता है कि एक क्रिएटिव रिसोल्यूशन जनरेट करने की वो कोशिश करता है. और इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन, उस समस्या के समाधान का ओरिएंटेशन, एंगेज इन एक्टिव लिसनिंग, लोगों को एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना और प्रभावी ढंग से सुनने में लगा सकता है. डिसएग्री विदाउट बीइंग डिसएग्रीबल, डिसएग्री तब तक ना हो जब तक कि कोई चीज़ डिसएग्रीएबल ना हो. Strive for the greatest degree of transparency possible. ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ छुपाव होगा तो लोग एक बात पर सहमत नहीं हो पाएंगे और उनका विवाद बढ़ता ही जाएगा. Strive to invent option for mutual gain, और कोशिश ये की जानी चाहिए कि म्यूचुअल गेन, सबके हितों को ध्यान में रखा जाए. Next heading is negotiations and bargaining. Negotiation, what is mean by negotiation? Actually, negotiation occurs when two or more parties, either individual or group, discuss a specific proposal in order to find a mutually acceptable agreement. एक एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट, समझौते को लाने के लिए कोई स्पेशल प्रपोजल जो है वो रखा जाता है, इसमें निगोशिएशन कहते हैं. इट कैन बी अचीव्ड इन 4 ways. Negotiation can be achieved in 4 ways. Number 1 is win-loss orientation. By this is the approach taken by competitive communicators. The win-loss orientation is based on assumption that only one side can reach its goal and that any victory by the party will be matched by the other's loss. Second is lose-lose orientation. With a lose-lose orientation, a conflict plays out in a way that damages both the party to such a degree that everyone feels like a loser. Third is compromise. Sometimes it is better to compromise than to fight battles in a competitive manner and risk a lose-lose outcome.
And last one is win-win orientation. It is a collaborative approach to negotiation and assumes that a solution can be reached then satisfied the need of all parties. So negotiation can be done by preparing, arguing, signaling, proposing, packaging, bargaining, and closing and agreeing. Let's see influences and persuasions. What is influence? It is much wider in concept and dimension. Influence is getting people to do things because they want to. It requires people to be other focused rather than self focused and enable proactive leadership. Persuasion means persuasion is one dimension of influence. Persuasion is a direct communication when benefits are stated in reasoned arguments and competent views dealt with in a respectful manner. And persuasions are of two types: honor and respect, and understanding the other person's frame of reference. In honor and respect are communicated in various ways, such as respecting people time by being sensitive about timing of your communication, and understanding the other person frame of reference is in this each of us has a unique personality, but one can get to know a great deal about the other person by approaching things from their point of reference, asking questions or listening them. Thank you so much.